हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने वास्तव में उसे 25% की हानि पर 870 रुपए में बेच दिया। अब बोलता है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से अपन देखते हैं, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सीपी का रेशियो बताओ मुझे कितना हो जाएगा अगर 25% की हानि पर बेचता है। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/4। अब 1/4 का मतलब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर सीपी 4 रहा होगा, उसको एक की हानि हो रही है, तो सीपी 4 होगा, एक की हानि हो रही है तो बेचेगा कितने में, 3 रुपए में बेचेगा। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, 870 में बेच रहा है ना। मतलब 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 870। अब पूछा क्या है, अब बोला गया कि 25% का लाभ चाहिए मुझे। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 25% का प्रोडक्शन कितनी होती है, 1/4। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा और उसमें मुझे एक का लाभ मिल रहा है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। समझ रहे हो। अब बोला है इसको किस कीमत पे बेचना चाहिए, अगर तो किस कीमत पे बेचना चाहिए, 5 के रेशियो में बेचना चाहिए। देखो 870 वैल्यू दे रखी है मुझे क्वेश्चन में, कितनी है, 3 की वैल्यू, और 5 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर 25% का लाभ तभी तो देगा जब ये 5 के रेशियो में बेचेगा। तो वो 3 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 290। और 290 इंटू 5 करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 600। कितना मिलेगा यहाँ से, 1450। कितना मिलेगा यहाँ से, 1450 रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपन को 1450 रुपए में बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू दे रखी है और अपन को 5 की वैल्यू बतानी है। तो देखो अर्थमेटिक में वही होता है कि जिसकी वैल्यू दी हुई है ना उसको उसके नीचे रख देते हैं, और जिसकी पूछी है उससे गुणा कर देते हैं। तो ये किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में एक शंकुआकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और 24 मीटर दे रखी है। तो इस तंबू में जो चावल के ऐसे कितने पूरे बैग खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बैग में चावल द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो 2 मीटर क्यूब है। तो देखो कितने बैग होंगे जिसमें शंकु वाले में डाल सकते हैं। तो मैं से बोलूं चावल के जितने भी बैग होंगे ना वो इसमें खाली करेंगे, मतलब इनका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं से बोलूं शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का वॉल्यूम होता है। अब मैं से बोल सकता हूँ कि ऐसे एन बैग है जिसमें एन बैग का, जिसमें एक बैग का वॉल्यूम कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 मीटर क्यूब दे रखा है, तो एन बैग का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। एन 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये भी वॉल्यूम हो जाएगा और ये भी वॉल्यूम, दोनों बराबर कर देंगे अपन। ठीक है। अब यहां से मुझे इसे बता दो, देखो 1/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ से 22/7। रेडियस क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7। हाइट कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 24, और मल्टीप्लाई एन इंटू 2। देखो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट कर दो, 3 से कितना कैंसिल आउट कर दोगे, 8 टाइम, और 2 से कैंसिल आउट कर दो यहाँ से 11 टाइम। ये कितना हो गया, 7 मतलब ये 11 इंटू 56 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन। अब देखो किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना तो इजीली कर सकते हैं। देखो लार्ज डिजिट 6 हो जाएगा, 6 5 कितना हो गया, 11, और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो जो एन आ जाएंगे बेगों की संख्या कितनी आ जाएगी, 616। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। लालू व बालू की आयु का अनुपात अपन को 1:2 के अनुपात में है। यदि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है तो बताओ सबसे बड़ी व्यक्ति आयु क्या है। देखो लालू को मैं लिख रहा हूँ एल और बालू को लिख रहा हूँ मैं बी। अब इनका जो रेशियो है आयु का वो कितना है, 1:2 है। अब 7 वर्ष बाद में कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। इतना पता लग गया। अब मुझे ऐसे बता दो यहाँ पर है कि देखो यहाँ पर क्या गेप समान है, देखो यहाँ पर देखोगे तो 3 का गेप है, यहाँ पर देखोगे तो कितना गेप है, 2 का गेप है। तो ये गेप समान करने के लिए देखो यहाँ से कितने का गेप है, प्लस का 1 का गेप है, और यहाँ पर कितना का गेप है, +2 का गेप है। तो ये गेप है ना, इन दोनों के अपोजिट से गुणा कर दो। मतलब जो 1 है वो 3:5 में गुणा कर दो, और जो 2 है वो 1:2 में गुणा कर दो। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2:4 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या रहेगा, सेम, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या रहता है, सेम। अब आप चेक करोगे तो यहाँ से देखो 2 से 3 में 1 का गेप मिल रहा है, 4 से 5 में मुझे 1 का गेप मिल रहा है। तो मतलब मैं से बोल सकता हूँ कि पहले उनकी आयु 4 थी, अब 5 होगी, मतलब 1 वर्ष बढ़ गई। रेशियो में कितनी बढ़ गई, 1 वर्ष बढ़ गई, और रियल में कितने वर्ष बढ़ाई, 7 वर्ष। तो एक की वैल्यू मुझे पता लग गई 7 है। तो क्या पूछा यहाँ पर, सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है, यहाँ पर बी है। तो बी की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 7 कितना हो जाएगा यहाँ से, 728। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला देखो एओसी, एओसी मतलब ये एंगल दे रखा है अपन को किसके बराबर, 130 डिग्री के बराबर दे रखा है। और बीओसी अपन को दे रखा है, वृत्त कोण बताना है अपन को। ये बीओसी, देखो वृत्त कोण का मतलब समझो यहाँ पर, जैसे मैं बोलूँ कि ए ओ
बी है, ये एंगल दे रखा है जिसमें आपको ये थीटा दे रखा है, तो इसका वृत्त कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। क्योंकि टोटल कोण कितना डिग्री का होता है मैं बोलूंगा तो यहाँ से 360 डिग्री का होगा, और 360 डिग्री में से ये थीटा निकाल दोगे तो ये बचा हुआ कोण कौन सा बच जाएगा आपके पास, तो वृत्त कोण बच जाएगा। समझ में आया चीज। एक कॉन्सेप्ट ये समझो कि एक सरल रेखा पर ऑलवेज जो कितने भी एंगल बनते हैं, जैसे मान लो ये दो एंगल बन गए, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि एंगल ऑफ ए ओ सी प्लस एंगल ऑफ बी ओ सी है इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। अब एओसी क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 130 डिग्री प्लस बीओसी है यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। अब देखो बीओसी निकालना है ना मुझे, तो बीओसी है यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा बीओसी डिग्री, 50 डिग्री आ जाएगा। अगर आप लोगों को मैं बीओसी अलग से बना के बताऊं तो देखो बीओसी मतलब ये मेरे पास 50 डिग्री आ गया, लेकिन ये नहीं पूछा, ये क्या पूछा, इसका वृत्त कोण पूछा है, तो ये एंगल पूछा है, तो इसको 360 में से अगर आप 50 माइनस करोगे तो आपके पास वृत्त कोण आ जाएगा, तो कौन सा डिग्री आ जाएगा, 310 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5। यदि अक्ष की आय ना y की आय के 10% अधिक है और y की आय z की आय से 20% कम है, तो मुझे पता लग गया देखो इसमें y से कंपेयर कर रहा है, तो पहले मैं लिख देता हूं अक्ष रेशियो y। यहां से अक्ष रेशियो y लिखूंगा तो देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। किसकी आय से, y की आय से। अगर मैं y की आय बोल देता हूं 10 है और उससे एक अधिक कौन है, अक्ष है, तो अगर एक अधिक है यहाँ पर दे रहा ना, एक अधिक है तो 10 से एक अधिक हो जाएगा, तो अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अब y रेशियो जेड में कंपेयर कर लेता हूं, तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो जेड की आय से 20% कम है, ठीक है, तो मतलब अगर जेड की आय 5 रही होगी तो जो वाई की आय कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, अक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये देखो 11 से 8 44, फिर 40, फिर कितना हो गया 50। अभी 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना होगा, देखो 22, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 25। जो इनकी आय का रेशियो आएगा वो कितना आएगा अपने पास, 22 रेशियो 20 रेशियो 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 6। किसी निश्चित दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ पहले ट्रेन को 50 मिनट लगते हैं, फिर समान दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी गति का कितना किलोमीटर बढ़ाना होगा, ये पूछा है। सबसे पहले आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो पता लगना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है अगर वो कांस्टेंट रह जाए अपने पास, कि मतलब जो डिस्टेंस फिक्स वैल्यू दे दी कि अपने पास डिस्टेंस इतनी है कि जैसे मैं बोलूं यहाँ से लेके यहाँ से के बीच की दूरी है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया। तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, मान लो कि ए रेशियो बी है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। अब मुझे ऐसे बता दो, अगर ये पता लग गया तो यहाँ से टाइम का रेशियो बताओ कितना हो जाएगा। टाइम का रेशियो देखो पहले ले रहा है 50 मिनट, दूसरा ले रहा है कितना 40 मिनट, तो यहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:4, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा इसका उल्टा 4:5। तो मतलब ये ऐसे बोल सकता हूँ, देखो पहली स्पीड कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 5, मतलब कितना बढ़ा रहा है, ये बढ़ा तो एक रहा है, एक की वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो 4 की वैल्यू पहली वाली स्पीड तो दे रखी है ना, तो 64 की वैल्यू दे रखी है मुझे, 4 की वैल्यू और एक की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है वो बढ़ानी पड़ेगी उसको। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, देखो कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात हमको दे रखा है 5:6। यदि इसमें 24 नए लड़के स्कूल में शामिल होते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:10 हो जाता है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बताना है। तो यहां से मुझे बता दो कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना, 5:6। अब क्या बोल रहा है, इसमें 24 नए लड़के आ जाते हैं, तो ऐसे वाले रेशियो क्वेश्चन में आप ये चीज नोटिस किया करो कि देखो इसमें क्या नए आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, मतलब लड़कियां तो जो पहले रेशियो 6 थी तो उसको भी अपन को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब जितनी लड़कियां पहले थी अब भी कितनी लड़कियां करनी पड़ेगी, पहले जितनी करनी पड़ेगी। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास, 9:10 हो जाएगा। लेकिन ये रेशियो देखो लड़कियों में देखोगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 आ रहा है, तो आपको कौन सी संख्या से गुणा करोगे, या तो देखो 6 को इधर गुणा कर दो या 10 को उधर गुणा कर दो, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो। अगर सोच पा रहे हो तो मुझे पता है, अगर मैं इसको 30 बना लूंगा, इसको 30 बना लूंगा, तो गर्ल्स की संख्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि गर्ल्स की संख्या 9 चेंज हो रही है। देखो ऊपर वाली संख्या को मैं 5 से गुणा कर दूंगा और नीचे वाली संख्या को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो यहां से मुझे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो पता लग जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 25, यहां से कितना हो जाएगा 30, यहां से कितना हो जाएगा 9 30 27, यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब मुझे इसे बता दो, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो गर्ल्स की रेशियो है वो समान हो गई,
अब देखो नए लड़के आ रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नए लड़के कितने आ रहे हैं अपने पास, +2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नए लड़के कितने आ रहे हैं, +2। तो +2 की वैल्यू बता दूंगा यहाँ से कितना है, 24। एक की वैल्यू बता दो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 12। तो पूछा क्या है, अब स्कूल में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना है, 30। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हो जाएगी 30 × 12 कर दूंगा, तो यहाँ से कितना होगा मेरे पास, 360। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखो दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एलसीएफ का 6 गुना है, तो एलसीएफ और एलसीएम का योग अपन को दे रखा है 189। तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताना है। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहले तो इसको अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर सोल्व देखो, एलसीएम ना यहाँ पर ले लेता हूं, एक ले लेता हूं एचसीएफ। तो एचसीएफ का 6 गुना दे रखा है, तो एचसीएफ नहीं पता मुझे, तो एचसीएफ मैंने मान लिया एक्स, और इसका 6 गुना क्या दे रखा है मेरे पास, एलसीएम। अब इन दोनों का योग क्वेश्चन में दे रखा अपने पास कितना, 89 दे रखा, 189। यहां से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 189। और x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 27। अब अगर एलसीएम पता लग जाएगा आपके पास कितना, कि अगर 6 × 27 करूंगा तो एलसीएम मेरे को पता लग जाएगा कितना हो जाएगा, 27। अब देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये एजिटिस कट जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर देखो कि मैंने क्या बताया था, एलसीएम इंटू एलसीएफ, एलसीएम इंटू एलसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर ये चीज पता है तो मुझे ऐसे बता दो, क्या बता दो, यहाँ से एलसीएम की वैल्यू मुझे बता दो कितनी है, 6 × 27, और एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, 27। और एक संख्या क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 54। दूसरी संख्या बी अपन निकाल लेंगे। देखो 27 से कितना हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा ये 3 टाइम, 27 दिया कितना हो जाएगा यहाँ से 81। तो जो दूसरी संख्या निकल के आई है अपने पास कितना आ जाएगी, 81। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये दे रखा है अपन को एल्जेब्रा का सवाल ही है ये। इसमें देखो क्या दे रखा है, k-3/k बराबर अपन को 5 दे रखा है और इसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो कि अगर a + 1/a इक्वल टू आपको k दे रखा है और a² + 1/a² निकालना है, तो क्या करोगे, k² करोगे और उसमें से -2 कर देते हो। तो ये -2 ऐसे ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, a भी होता है। तो ए का मान कितना है यहाँ पर मैं बताऊंगा। देखो ए का मान है a और b का मान है 1/a, तो यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से कितना बचता है, यहाँ पर 2 बचता है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। देखो मुझे चाहिए इसका मान k² + 9/k²। तो देखो यहाँ पर k का मान ये दे रखा, मतलब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस है, तो यहाँ अगर माइनस रहता है, यहाँ पर a - 1/a इक्वल टू k रहता, अगर मुझे प्लस का निकालना होता तो ठीक है, मैं क्या करता यहाँ पर a, यहाँ पर जो k² होता है यहाँ पर प्लस का 2 कर देता, क्योंकि यहाँ पर माइनस का दे रखा है। तो माइनस करूंगा तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। और a कितना है यहाँ पर, ये रहा, और b ये रहा, ठीक है। तो a लिख दिया मैंने और 3/k लिख दिया। देखो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 25, और 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो 25 + 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 31। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो इजी क्वेश्चन है, बाकी लैंग्वेज कैसे भी घुमा सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एक वर्ग की भुजा मान लो कितना है a। अब इस वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो नए क्षेत्रफल तो कितना गुना हो जाएगा, तो पहले सबसे पहले पुराना क्षेत्रफल तो निकालो, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ से 25। अब बोला इस भुजा को मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, नई भुजा 10 हो जाएगी। अब इस भुजा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे पास, 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा। अब बताओ ये कितना गुना हो रहा है, तो ये पहले के गुना कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो बस यही पूछा था, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये बोल रहा है कि एक दूध वाले ने 15 किलो दूध खरीदता है, उसमें 3 किलो पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का जो टोटल मिश्रण है उसका मूल्य आपको 22 रुपए प्रति किलो दे रखा है, तो दूध का प्रति किलो जो दूध का दे रखा है पहले वाला क्रय मूल्य बताना। एक चीज ऐसे वाले कॉन्सेप्ट में, ऐसे वाले सवालों में आप चीज को एक से चीज ध्यान रखना है, जब तक अपन को पानी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाए कि अपन को पानी का कितना रुपए मानना है, तब तक अपन खुद से कुछ भी नहीं मानेंगे। देखो यहाँ पर पानी का कितना रुपए मानना है अपन को नहीं दे रखा, क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला गया, तो अपन को पानी की वैल्यू हमेशा कितनी मानेंगे, जब तक नहीं बोला जाए तब तक कितनी मानेंगे, 0, ठीक है। तो मैं से बोल रहा हूँ कि देखो पहले वाले का क्रय मूल्य x है और पानी की जो कॉस्ट प्राइस होती है 0, क्योंकि यहाँ पर नहीं दी हुई, और मिक्सर की जो कॉस्ट प्राइस है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कितनी है, 22। तो यहां से निकालूंगा तो मेरे पास आएगा देखो 15 केजी, तो कितना आएगा दूध, और 3 केजी क्या मिल रहा है, पानी। तो यहाँ से रेशियो 1 और यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो देखो 22, 0 में से 22 का माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना हो गया, 22, कितना हो जाएगा, 22। तो मुझे 5 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 22। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.4। अक्स की वैल्यू निकालने के लिए उसमें 22 जोड़ना पड़ेगा, तो 22 + 4.4 करूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा यहाँ से, 26.40 रुपए। तो यही पूछा, अक्स की वैल्यू कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12। एक स्पर्श रेखा M1 एक वर्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, A पर स्पर्श करती है और एक वर्त में ABC इस प्रकार अंतर्गत है कि लंबाई CB एक अपन को वर्त का व्यास दे रखा है, ABC अपन को ये दे रखा है, तो BAN बताना है। देखो क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन मैं बोलूँ सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, फिर बोला M1 एक स्पर्श रेखा है, तो आप एक M1 एक क्या बना दिए, स्पर्श रेखा बना दिए, ये बना दिया M और एक बना दिया N। देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो सीखना है आपको। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सर्कल बोला, सर्कल बनाया, सर्कल पर एक M1 स्पर्श रेखा बनाया, फिर बोला कि वो A पर स्पर्श करती है, तो मैंने A पर स्पर्श करा दिया, ये करा दिया। अब बोला, देखो क्वेश्चन बोला कि BC एक वर्त का व्यास है, तो वर्त का व्यास होगा तो मैंने वर्त का व्यास बना दिया, ये B बना दिया, ये C बना दिया, ये सेंटर पॉइंट बना दिया। अब क्या बोला ABC, तो यहां से ABC एंगल बना रहा है, तो मतलब ये एंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और इसको मैं मिला लेता हूं। ठीक है, अब मुझे इसे बता दो, दो चीज बता दो, यहां से दो थ्योरम लग रही है, अगर जिनको ये दो थ्योरम पता है वो इजीली कर लेगा। कैसे पता है, देखो यहां से एक तो ये होती है कि कुछ सर्कल होता है, ये वाली तो मैंने बहुत बार बताई है कि जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, ये B एंड C है। इस व्यास द्वारा परिधि पर मैं कहीं पर भी एंगल बढ़ाऊंगा तो वो ऑलवेज कितना डिग्री का बनता है, ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। चाहे मैं इधर बढ़ाऊंगा तो भी कितने का डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आया। एक होता है एकांतर खंड पर में। एकांतर खंड पर में क्या होती है, देखो मैं यहां से बताता हूं। एकांतर खंड पर में, जिसने नहीं पढ़ा होगा एकांतर खंड पर में, देखो एकांतर खंड पर में अच्छे से समझना कि मैं बोलूंगा, देखो इस सर्कल है, अब इस सर्कल मतलब इस वर्त की जो स्पर्श रेखा है ये है, कौन सी है, ए एंड बी है। तो मैंने क्या बोला, एक सर्कल है और इस सर्कल की स्पर्श रेखा ये है, और इस सर्कल की जीवा जो मैं दे दूं यहाँ पर एन और ए एन। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से बनेगा एकांतर खंड पर, एकांतर खंड पर में एक तो सर्कल की स्पर्श रेखा दी हुई हो और एक जीवा दे रखी हो। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि वर्त के जीवा खंड और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनता है, तो इस जो ये दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है अपन को, जीवा। तो यहां से इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा अपने पास, थीटा बनेगा। क्या बोला मैंने, देखो यहां पर ये क्या है, सर्कल है, ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, और इसके अब यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो इसके अपोजिट में कहीं पर भी एंगल बनाऊं तो वो ऑलवेज कितना डिग्री का बनेगा, थीटा बनेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर ये चीज पर में लग रही है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे बता दो, देखो ये ऑलवेज कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया। अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर खंड पर में से। अगर ये चीज पता लग गई तो आप इक्वेशन कर दोगे। देखो एक त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 30, 90, 180 डिग्री होते हैं, तो 30, 90, 120 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आया होगा आई होप। BAN कौन सा डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जिसको समझ में नहीं आएगा एक बार वीडियो देख करके जरूर देखना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो देखो आप भी वीडियो देख करके देख सकते हो और इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, देखो 4:5 का अनुपात बनाने के लिए कितने ग्राम तांबे को मिलाया जाना चाहिए। मैंने पहले भी यही बोला था कि देखो आप ये चीज देख रहे हो कौन सी चीज नो चेंज हो रही, तो देखो यहाँ पर तांबा मिला रहा है, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर जस्ता क्या होगा, नो चेंज होगा। तो देखो पहले जो 200 ग्राम 225 ग्राम मिश्रण है उसमें जो जस्ता एंड जो तांबा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, जस्ता एंड जो तांबा, इनका रेशियो दे रखा मुझे 5:4। अब ये बोलो तांबा मिला रहा है, तांबा मिला रहा है मतलब जस्ता नो चेंज हो रहा है। जब तांबा मिला देता है तो ये रेशियो हो जाता है 4:5, तो मैंने दिया 4:5। अब इसको समान करना है, तो इसको समान कैसे करूंगा मुझे बता दो। अगर ऊपर वाले को रेशियो को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ और नीचे वाले रेशियो को 5 से गुणा कर देता हूँ, तो कैसे बन जाएगा, देखो 20:16 बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा मेरे पास, 20:25। अब देखो तांबा कितना मिला रहा है, यहाँ पर 9 की वैल्यू मिला रहा है। क्वेश्चन में टोटल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 36 दे रखा है, तो 225 है ना, 36 की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू बतानी कितना मिला है, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 225 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 56.25 ग्राम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। एक बहुमंजिला इमारत की छाया की लंबाई 31 मीटर है, जबकि सूर्य का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री दे रखा है, तो गगनचुंबी इमारत की लंबाई बताओ। देखो इमारत की लंबाई बताना है, तो देखो यहां से इमारत है और यहां से ये सूर्य से उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ये इमारत है जिसकी हाइट में बोल देता हूँ ये h है। यहाँ से इसकी छाया मिल रही है कितनी, 31 मीटर की मिल रही है। देखो ये 9 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा। अब रेशियो से कर सकते हैं इंजीनियरिंग। रेशियो मैंने क्या बताया था, देखो अगर ये ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो 30 के सामने वाले रेशियो को अपन 1 मानते हैं और 60 के सामने वाले रेशियो क्या मानते हैं अपन, √3।
मतलब अपन को बोलेंगे तो एक की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, एक की वैल्यू दे रखी है कितना 31, और ये एच किसकी वैल्यू है, रूट 3 की वैल्यू है। तो रूट 3 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 31√3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अभी तक के, क्योंकि अभी तक मैंने सारे टाइप ऑलमोस्ट कवर करा चुका हूँ परसेंटेज की, जिसमें ये एक नया क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो कर लोगे। क्या बोला गया है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि जेब बोझेज द्वारा दिए गए आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो उसका शुद्ध आय में 1% की कमी हो गई, तो उसके द्वारा भुगतान की गई आयकर की गणना गणना बताओ। देखो एक तो होता है टैक्स और एक होता है नेट इनकम। याद रखना, अगर मैं टैक्स को बढ़ा रहा हूं तो मेरे पास नेट इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस में रहना चाहते हैं दोनों। क्योंकि जितना टैक्स बढ़ेगा, याद रखना, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, अपने पास नेट इनकम घटेगी। समझ में आ रहा है। तो मैं से बोलूं कि अगर टैक्स कितना बढ़ रहा है, 19% बढ़ रहा है, तो इन दोनों को बैलेंस में लाने के लिए नेट इनकम कितना बढ़ गई, 1% कम, 1% क्या हो गई, कमी आ गई। तो ऐसा तो नहीं होना, देखो 19% की वृद्धि हो रही है तो नेट इनकम भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो यहां पर क्या होगा कि इनको बैलेंस लाने के लिए एक को बढ़ा रहा है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। अगर मैं नेट इनकम बढ़ाता हूं तो मेरे को टैक्स घटाना पड़ेगा। तो देखो इसका करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो टैक्स का 19% बढ़ गया, मतलब इतना बढ़ गया, और नेट इनकम का मैं बोल रहा हूँ कि 1% कम हो गया, मतलब इतना कम हो गया। मतलब इनको बैलेंस लाने के लिए मैं इनको दोनों को बराबर कर दूंगा, क्योंकि टैक्स जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, नेट इनकम घटेगी। यहाँ से डाटा देके समझोगे तो आप इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से अगर मैं टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालता हूं तो मेरे पास कितना होगा, टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/19। अब मुझे टोटल इनकम चाहिए, तो टोटल इनकम क्या होती है, उसमें टैक्स भी शामिल होता है। तो देखो 1+19 करूंगा तो मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी। और मुझे आयकर की दर निकालनी है, तो आयकर की दर देखो 1 है, और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 100। तो 20 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 5%। आई होप इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से एक्स मान के करोगे तो आपका पूरा पेज उसी में भर जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, दो संख्या इस प्रकार है कि उनके बीच का अनुपात दे रखो, देखो 4:7 दे रखा है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो रेशियो कितना हो जाता है, 3:5। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और इस क्वेश्चन को मैं SW दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन 2 करवा चुका। क्या करना है, देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो देखो यहाँ से डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का। तो इस 3 का डिफरेंस का इधर गुणा कर देना, तो इस 2 का डिफरेंस का ऊपर ऊपर गुणा कर देना, तो डिफरेंस सेम आ जाएगा। डिफरेंस सेम की वैल्यू देखना कितने का डिफरेंस आ रहा है, वो 4 की वैल्यू दे रखा है, और सबसे बड़ी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू बता देना। ठीक है, जो नया रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये HW है। और जो ये क्वेश्चन, अगर ये वीडियो अच्छे से देख रहा है तो ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो जब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें बोला गया देखो, एक परीक्षा में बॉयज एंड जो गर्ल्स है उनका एवरेज 100 में से अपन को बोला है कि बॉयज को 75 मिला और गर्ल्स को कितना मिला, 80 मिला। यदि परीक्षा में सभी छात्रों का एवरेज कितना 78 है तो लड़कों एंड लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो मुझे बता दो, देखो यहाँ पर बॉयज है, ये गर्ल्स है। बॉयज को कितना मिल रहा है अपने पास 75, और जो गर्ल्स को मिल रहा है कितना 80। एवरेज कितना मिल रहा है यहाँ पर 78। तो मुझे पता है अगर इनका एवरेज निकल रहा है तो यहाँ से मुझे बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या पता लग जाएगी। 80 में से 78 गया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2। और 78 में से 75 गया तो कितना मेरे पास हो जाएगा, 3। तो जो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या आ जाएगी कितना आ जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। ये बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं का योगफल आपको 16 दे रखा है, तो 30 भुजा क्या करो। अब ऐसे आप ऐसे बोलोगे, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं, ये क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं पिछली बार 2024 में, क्योंकि ये सीजीएल में ही पूछे गए हैं। ये पीछे वाले भी सीजीएल में आए हुए हैं। तो सीजीएल कौन कराता है, टीसीएस कराता है। एनटीपीसी कौन कराता है, टीसीएस कराता है। तो ये क्वेश्चन कहीं पर भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन लेने के लिए मैंने रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे करवाने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझो, जिसको अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी एंगल्स बराबर होते हैं, सारी साइड बराबर होती है। तो सारी साइड बराबर होती है, एंगल्स का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। तो मैं बोलूँ कि अगर ये एंगल अक्स, ये साइड अक्स है, तो ये भी साइड अक्स होगी, ये भी साइड अक्स होगी। अब किन्हीं भी दो साइड को बोल लो कि मैं इस साइड और इस साइड का योग दे रखा है यहाँ पर, अक्स प्लस अक्स, मतलब 2 अक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 16। तो अक्स की वैल्यू बताऊंगा तो मुझे तो तीसरी साइड भी अक्स होगी, वो कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो ये संख्या दे रखी है अपने पास 217924 की। अब इसको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 में क्या आता है, एक तो 2 आता है, एक क्या आता है, 3 आता है। अगर मैं यहाँ पर के की मतलब लास्ट का डिजिट सम होना चाहिए। देखो ऑप्शन में तो सारे सम है, मतलब अपन 2 से तो चेक नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आप जिसका भी सम 3 से 3 का मल्टीपल बन रहा है, मान लो 3 बन गया, 6 बन गया, उसको काटते जाओ। जैसे बोलोगे देखो 9 बन रहा है, 3 से कट जाएगा। 7 और 2 बना के मैंने इसको काट दिया, 4 और 2 6 बना के मैंने काट दिया, तो बचा कितना, 1 प्लस के।
ये भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप के की वैल्यू ऐसे रखो कि यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैं बोलूँ के की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ, के की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 3/3 मतलब यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन में दे रखा है, कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप 6 रखोगे तो 7 बन जाएगा, 4 रखोगे तो 5 बन जाएगा, तो इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 7 में भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो वैल्यू पुट रखने में। पहले सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 होती है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1/4। समझ में आया? अब मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पर ये रखता हूँ, यहाँ पर ये समझो, देखो साइन, ये पहले वैल्यू पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाली साइन स्क्वायर 45, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45। और ये इसकी वैल्यू पता है मुझे, साइन स्क्वायर 45, ठीक है। और इसकी वैल्यू पता है मुझे, साइन स्क्वायर 7। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर 40 एज इट इज। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 थी, तो 1/2 लिख दिया मैंने। फिर मैंने एज इट इज लिखता हूँ 1/साइन स्क्वायर 55। फिर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 35, ठीक है। और 45 की वापस 1/2 हो जाएगी, 50 में एज इट इज रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर 30 मतलब √3/2, तो 3/4 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज ऐसे बता दो, देखो सबसे पहले 1/2, 1/2 1 हो जाएगा मेरे पास। सबसे पहले मैं इन डाटाओं को लिख लेता हूं, तो 1 और प्लस 3/4। अब देखो इसको और इसको लेता हूं मैं, तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो मैं माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर 40, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस स्क्वायर साइन स्क्वायर 50। अब इस इन दोनों को लिखता हूँ, यहाँ पर भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या है, मैंने मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 55 डिग्री, और यहाँ पर प्लस क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अब देखो जिसने ये प्रैक्टिस करी है उनको देखते ही पता लग रहा है कि इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जिसको नहीं पता लग गया वो यहाँ पर देखेगा, साइन स्क्वायर जो 50 डिग्री है मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 90 - 40 कैसे लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कोस स्क्वायर, और थीटा कितना है 40, तो कोस स्क्वायर 40 मतलब साइन 50 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये लिखता हूँ, देखो 1/4 प्लस 1 प्लस 3/4 माइनस, देखो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा, ये लिख दूंगा कोस स्क्वायर 40 यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, समझ में आया। अब इसको लिखता हूँ, मुझे जो बताओ साइन स्क्वायर 55 डिग्री को क्या लिखोगे आप, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वापस देखेगा, कि मैं साइन स्क्वायर 90 में, क्योंकि मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थीटा समान करना है। देखो यहाँ पे 40 बना लिया, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको 50 बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर इसको चेंज करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ 35, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 35 डिग्री। तो देखो ये कोस स्क्वायर 35 डिग्री बन जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट कर दो, तो अपने पास क्या बचेगा, 1/4 प्लस 3/4 और माइनस का 1। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, देखो 4 लोगे तो हम ले लोगे 1 प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना जाएगा हमारे पास, 0। तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो मैंने एक एसडब्ल्यू और दिया था, एक एसडब्ल्यू और देता हूँ, क्योंकि मैंने ये बता दिया, तो क्योंकि यहाँ से आपको इसको चेंज करना है। इसको कोस 29 में है, तो इसको थीटा को 29 में चेंज करना। यहाँ पर चेंज करके बता देता हूँ कितना होता है, कोस स्क्वायर 61 को कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिखता हूँ, देखो कोस स्क्वायर 90 - 29। देखो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 29 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो कोस स्क्वायर 29 और साइन स्क्वायर 29 मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। यहाँ से मैंने करके बता दिया एच डब्ल्यू क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए दे रखा है, इसमें छूट दे रखा है और क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो कोस्ट प्राइस अगर मैं 100 बोलता हूँ, 10% अधिक है कौन, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से 110, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है, यहाँ से 10% का तो मिल रहा है। तो यहाँ से 1% से आप ऐसे बोल सकते हो ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, मैंने बताया भी था कि सीपी अपॉन 100 माइनस में क्या करता हूँ, डिस्काउंट परसेंट, इक्वल टू किसके होता है, मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट। तो सीपी की 100 माइनस डिस्काउंट करूंगा तो कितना होगा, 40, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 60। और मार्क प्राइस देखोगे तो यहाँ से कितना होगा, देखो 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 110। अब मार्क प्राइस क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 550 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 की वैल्यू, 60 की वैल्यू निकालनी है। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से कितना हो जाएगा, 5 टाइम। तो जो मेरे पास जो सीपी प्राप्त होगा वो कितना हो गया, 6×30, मतलब कितना प्राप्त होगा, 300 प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। एक बनने वाला पाइप पी है और दूसरा बनने वाला पाइप कौन सा है, क्यू। 21 गुना तेज है, मतलब एफिशिएंसी दे रखा है यहाँ पर। तो क्यू का टाइम भी दे रखा है 110 मिनट में। तो दोनों बनने के लिए उसमें बोला कि कितना टाइम लगेगा उनको।
तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर P है, तो यहाँ पर बोल रहा हूँ क्यों, तो क्योंकि एफिशिएंसी में बोल लेता हूँ 1 है, तो इसके 21 गुना तेज है, तो ये 21 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 21 गुना हो गया। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं पता है, कि एफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं तो अपने पास क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो क्योंकि एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी पता है, क्यों का टाइम भी पता है, तो क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, क्यों का टाइम कितना हो जाएगा 110, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा मेरे पास 110 यूनिट काम आ जाएगा। अब बोला दोनों भरेंगे, तो मतलब P प्लस क्यू भरेगा, तो P प्लस क्यू भरेगा तो टोटल काम तो अपने पास 110 है, और 21 प्लस 1 मतलब 22 यूनिट के साथ 22 एफिशिएंसी से ये दोनों काम करेंगे। तो 22 पंजे कितना होता है 110 होता है, तो 5 मिनट में क्या कर देंगे पूरा जो टैंक है, जो भी अपने पास भरने का समय है, जो टंकी है वो बढ़ जाएगी। कौन से मिनट में, 5 मिनट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में है, यदि उनका आयतनों का रेशियो अपन को दे रखा है 3:5, तो ऊंचाई का रेशियो बताना है। तो आयतनों का रेशियो क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई, देखो R1 स्क्वायर और H1, क्योंकि देखो पाई और 1/3 कॉन्स्टेंट रहता है। नीचे ले लेता हूं मैं 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, और आयतन का रेशियो कितना दे रखा है अपने पास 3:5। अब मुझे इसे बता दो, अगर ये कॉन्स्टेंट ही है तो देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 कितना है अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2, और H1 का रेशियो निकालना है। R2 कितना दे रखा है अपने पास 5 मल्टीप्लाई 5, H2 दे रखा है, और इक्वल टू कितना दे रखा है 3:5। आपने देखा होगा मैंने एक एक स्टेप समझाता हूँ, एक एक स्टेप लिख लिख के बताता हूँ। अगर आपको फिर भी वीडियो पसंद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको पसंद आ रहा है वो वीडियो को शेयर करा करो एंड सपोर्ट करा करो। देखो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो H1 और H2 का रेशियो चाहिए मुझे। देखो 5 से कितना हो जाएगा 3 टाइम 15 टाइम हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 4, तो H1 और H2 की रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा 15:4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ से पता लगाने के लिए एक तो तरीका क्या है कि आप यहाँ से क्या निकालोगे, आधार निकालोगे, आधार निकाल के यहाँ से वैल्यू पुट करोगे फिर निकालोगे। मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपको 3 इक्वेशन पता है कौन सी, कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करता हूँ तो मेरे पास आती है वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ पर ये दो चीज पता है तो आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अब ये तो हमने 10th 9th में पढ़ लिया था। यहां से अगर देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, अगर ये -1 इधर आ जाएगा इधर जाएगा तो मेरे पास इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा एजीटी से रख दो, ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर देखो इधर जाएगा तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो टेन थीटा होता है उसका रेशियो पर किसका रेशियो पर होता है कोट थीटा, देखो टेन थीटा इंटू कोट थीटा करोगे इधर तो मेरे पास किसकी वैल्यू आता है 1 के बराबर होता है। टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर अपन को कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/3, तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25/9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 26। राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताब छापने का रिकॉर्ड लिया, जिसमें उसने 17/27 ऑर्डर 34 दिन में पूरा कर लिया। पूरी प्रिंटिंग ऑर्डर करने में उसको कितने दिन लगेंगे। देखो ये क्वेश्चन इतना है इजी है कि कई कई बार अपन ऐसे क्वेश्चन को भी 2-2 3-3 मिनट लगा देते हैं। देखो कैसे करेंगे, अगर आपको उसको कुछ मारना ही है तो मैं बोलूंगा इसको 1 यूनिट मार लो, तो 1 यूनिट में से इसने कितना कर दिया 17/27 भाग इतने दिन में कर लिया, ठीक है। तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी, तो यहां से एक रहने दो बाकी का उधर भेज दो। देखो 34 × 27 बटा में 17, तो एक की वैल्यू निकल जाए, मुझे एक की वैल्यू चाहिए 17 से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और 27 × 2 कितना हो जाएगा 54। तो उसको पूरा ऑर्डर करने में कितना टाइम लगेगा 54 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो यहाँ पर बोला है कि एक किराने वाले दुकानदार ने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य मतलब जितना कॉस्ट प्राइस पे उसने खरीदा है उस पर ही बेचने का दावा करता है। तो एक किग्रा की बात कर रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले मुझे बता दो एक किग्रा की वैल्यू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की वैल्यू मैं खुद से बोल देता हूँ मेरे पास कितना है 100 रुपए है, ठीक है। अगर इस लागत मूल्य 100 रुपए है तो इसी 100 पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 100 रुपए में बेचेगा। लेकिन ऐसे बोल रहा है कि 1000 ग्राम पर नहीं बेच रहा, ये 870 ग्राम में बेच रहा है, तो 870 ग्राम का ही उसका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा होगा। तो मुझे बता दो 1000 ग्राम का प्राइस कितना है मेरे पास 100 रुपए है, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास 100/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 870 ग्राम का प्राइस मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां से मैं इसको 870 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कितना हो जाएगा देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर दूंगा यहाँ से, मेरे पास जो 870 ग्राम की प्राइस आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी इतनी रुपए हो जाएगी। तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट बताओ कितना का हो रहा है 13 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर होगा 87 पर होगा, और परसेंटेज के लिए 100। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14.94%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो एक्स स्क्वायर माइनस इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब एक फॉर्मूला पड़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार तो प्लस का होता है और एक बार क्या होता है मेरे पास माइनस का होता है। तो उस ऊपर वाले को ऐसे ही तोड़ता हूं मैं, एक बार तो प्लस का लिख देता हूं और एक बार क्या लिख देता हूं मैं माइनस का। डिवाइड में चल रहा है प्लस का, एक्स प्लस 3, प्लस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ कि किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देखो दो वर्त के केंद्र दे रखे हैं, तो मैं एक वर्त का केंद्र यहाँ पर बना लिया, एक वर्त का केंद्र यहाँ पर बना लिया। ये केंद्र यहाँ पर है, यहाँ केंद्र, इन केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पर बोल रहा हूँ डी है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 37। ये रेडियस है अपने पास कितना, एक की तो 22 दे रखी है, एक की रेडियस कितनी दे रखी है 10। और ये अब उबनिष्ठ स्पर्शरेखा यही होगी दोनों की कॉमन सीधी। तो ये कौन सी, इसकी लेंथ में बोल देता हूँ एल, तो इसकी एल की लेंथ बतानी है। तो इसकी एल की लेंथ जब भी पूछे ना सीधी उबनिष्ठ की लेंथ, तो यहाँ पर एल की वैल्यू होती है अंडर ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 मतलब इस वाले की रेडियस, R2 मतलब इसकी रेडियस। मतलब आपको पहले बड़े वाले में से छोटे वाले की रेडियस घटा देनी है। तो एल की वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर मतलब 37 का स्क्वायर करोगे आप, माइनस R1 मतलब 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर। 37 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 37 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना होता है। तो अगर 37 का स्क्वायर करोगे आप तो मुझे पता लग जाएगा 1300 गुणनफल हो जाएगा। यहाँ से 22 माइनस 10 मतलब 12, 12 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 144। तो 1300 गुणनफल में से 144 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1225। और 1225 किसका रूट होता है अपने पास, 35 का रूट होता है। तो जो सीधी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 35 सेंटीमीटर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अलजेब्रा का सवाल है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर देखोगे एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 प्लस एक्स। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये ए बोल दो, इसको 5 का क्यूब बोल सकता हूँ मैं 125 का। मतलब मेरे पास एक्स बराबर जो ए है, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ मैं सबसे पहले क्या होता है। तो मैं बोलूंगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। समझ में आ रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर एक की जगह एक्स रखते हो, बी की जगह 5 रखते हो, तो आपके पास एजीटी ऊपर वाला मिल जाएगा। मतलब इस वाले को क्या लिख सकते हो आप, एक्स प्लस 5 का होल क्यूब लिख सकते हो। क्योंकि इसको खोलूंगा तभी तो मेरे को ऊपर वाला प्राप्त होगा। आप खोल के देख लेना, इस फॉर्मूले से आप ही देखोगे, जैसे एक्स क्यूब फिर बी का क्यूब करोगे 125, इसमें वैल्यू पुट करोगे ना एक्स और 5 की, तो ये वाला ऊपर वाला चीज प्राप्त हो जाएगी आपको, ठीक है, फॉर्मूले से। मतलब मैंने उल्टा सोचा कि अगर ये दे रखा है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। अब देखो मैंने पहले लिखा था इसको 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है एक्स माइनस 5। अब एक चीज मुझे बता दो, इसको क्या लिखोगे, एक स्क्वायर के बीच माइनस होता तो एक बार प्लस का एक बार माइनस माइनस का। तो देखो यहाँ पर क्यूब चल रहा है मेरे पास, मैं एक बार लिख दूंगा प्लस का और एक बार लिख दूंगा मैं माइनस का, और मल्टीप्लाई में चल रहा है माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक प्लस से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या अपन, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ये रहता है तो अपन टिक कर देते, लेकिन मुझे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a भी होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से खोलो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab मतलब 5 दूनी 10x। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में तो दिख रहा है। तो आज की वीडियो में ये अपने टॉप 30 क्वेश्चन देखे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अभी एक दो दिन में मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन की जो आंसर की है ये उसके बेसिस भी करेंगे, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं भाई, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।